नहीं मोदी जी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ऐसा कभी नहीं कहा कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। उन्होंने इसमें पिछड़ों, दलितों, वंचितों का नाम भी जोड़ा, माइनॉरिटीज का नाम जोड़ा, मगर आप मंच पर खड़े होकर गलत बयानी कर रहे हैं। आप साफ तौर पर अपने भाषण में मुसलमानों पर निशाना साध रहे हैं, उन्हें घुसपैठिया बता रहे हैं। आप साफ तौर पर, धार्मिक तौर पर एक भड़काऊ बयान दे रहे हैं, मगर आपके इस बयान पर चुनाव आयोग हमेशा की तरह खामोश है। आजाद भारत के इतिहास में चुनावों में कई तरह के भाषण दिए गए, मगर प्रधानमंत्री ने कल जो भाषण दिया है, भाषण का जो अंश मैं आपको सुनाने वाला हूं, वो निहायत ही शर्मनाक है। वो न सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को गलत ढंग से पेश कर रहे हैं, बल्कि देश की माइनॉरिटीज यानी मुसलमानों की तुलना जो है घुसपैठियों से कर रहे हैं। एक निहायत ही भड़काऊ बयान। मैं आज एक सवाल पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी से। मोदी जी, क्या पहले चरण में जो मतदान हुआ है उससे आप इस कदर बौखलाए हुए हैं कि आप खुला खेल फर्रुखाबादी खेलने लग गए, खुलेआम सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान देने लगे? और चुनाव आयोग हमेशा की तरह खामोश रहेगा, विच इज सो शॉकिंग बट नॉट सरप्राइजिंग। चुनाव आयोग से मुझे यही उम्मीद है कि आप पक्षपात करेंगे। आप शिवसेना अगर जय भवानी का नारा लगाता है, उसको लेकर आप उनके खिलाफ फरमान जारी करते हैं, मगर प्रधानमंत्री के नारों पर आप चुप्पी साधे रहते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कहा था, और उनका यह बयान साल 2006 का है। मगर सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं प्रधानमंत्री का वो शर्मनाक बयान, जिसमें वो न सिर्फ गलत बयानी कर रहे हैं, कायदे से मुझे झूठ बोलना चाहिए मगर नहीं, मैं आपके पद की बहुत इज्जत करता हूं मोदी जी, जिसमें वो न सिर्फ गलत बयानी कर रहे हैं बल्कि मुसलमानों को घुसपैठिया बता रहे हैं। वेरी शॉकिंग। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया। माताओं के गहने। सबसे शॉकिंग बात, वो कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर गलत कह रहे हैं कि आपका जो सोना जो है, आपकी संपत्ति लेकर घुसपैठियों को बांट दिया जाएगा। और आपने देखा उन्होंने शुरू में मुसलमान का नाम लिया। मुसलमान, घुसपैठिया, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को गलत ढंग से पेश करना, यह कहना कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र है कि आपकी संपत्ति को मुसलमानों और घुसपैठियों को बांट दिया जाएगा। प्रधानमंत्री, आपकी क्या मजबूरी है कि आप खुलेआम इस तरह की गलत बयानी कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र को मैंने भी पढ़ा है और उस घोषणा पत्र में साफ तौर पर संविधान का हवाला देकर माइनॉरिटीज के उत्थान की बात की गई है। उसमें यह भी लिखा गया है कि मुसलमानों के पर्सनल लॉज में सुधार लाया जाएगा, उनके साथ मशवरा करके, यानी उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा। मगर आप खुलेआम इस तरह से अपने इस 1 मिनट के बयान में गलत बयानी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पलटवार किया है दोस्तों। राहुल गांधी कह रहे हैं यह प्रधानमंत्री की बौखलाहट बता रहा है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि दरअसल राहुल गांधी ने कहा क्या है, और फिर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कहा था, वो भी बयान मैं आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले राहुल गांधी का बयान। पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबराकर वो अब जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस के क्रांतिकारी मैनिफेस्टो को मिल रहे अपार समर्थन के रुझान आने शुरू हो गए हैं।
देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, अपने रोजगार, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए वोट करेगा। भारत भटकेगा नहीं। और अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दरअसल कहा क्या था दोस्तों। उनका अंग्रेजी में पूरा का पूरा बयान है, मगर वो बयान आपको दिखाने से पहले मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने साफ तौर पर कहा था कि देश की संपत्ति पर, देश के रिसोर्सेज पर पिछड़ों, दलितों, वंचितों, माइनॉरिटीज, खासकर मुसलमानों का पहला अधिकार है। वो अगर ऐसा कह रहे हैं तो कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इस देश के इतिहास में पिछड़ों, दलितों और वंचितों के साथ अन्याय हुआ है। यही वजह है कि मनमोहन सिंह ये बात कह रहे थे, मगर प्रधानमंत्री मोदी उनके बयान को गलत ढंग से पेश कर रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह ने दरअसल कहा क्या था। आपके स्क्रीन पर एक एक पंक्ति पर गौर कीजिएगा। मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश और सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक सार्वजनिक निवेश की जरूरतें, साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्यक्रम, अल्पसंख्यक और महिलाओं और बच्चों के लिए कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। हमें नई योजना लाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खासकर मुसलमानों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके। इन सभी का संसाधनों पर पहला हक है। गौर कीजिए इस पंक्ति पर, इन सभी का संसाधनों पर पहला हक है। सिर्फ मुसलमानों का संसाधनों पर पहला हक है, यह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नहीं कहा था। तो सवाल यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलत बयानी क्यों कर रहे हैं। सुनिए, केंद्र के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और ओवरऑल संसाधनों की उपलब्धता में सबकी जरूरतों का समावेश करना होगा। सबकी जरूरतों का समावेश। यहां पर ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि सिर्फ मुसलमानों का अधिकार संपत्ति पर है, बिल्कुल नहीं है। फिर प्रधानमंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दरअसल कहा क्या था। उनके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा और आप खुद इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि उन्होंने कहा क्या था और अब प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। सुनिए। I believe our collective priorities are clear. Agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. आज मैं देश की जनता से एक सवाल पूछना चाहता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बयान 2006 में दिया था और उसके बाद 8 साल तक उनकी सरकार चली। मैं आपसे एक सरल सवाल पूछना चाहता हूं, क्या उन 8 सालों में इस देश के जो तमाम स्रोत हैं, रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, वो सब मुसलमानों को सौंप दिए गए? क्या मुसलमानों को नौकरियों में रिजर्वेशन दिए कांग्रेस सरकार ने? नहीं दिए ना। 8 साल उसके बाद हमने कांग्रेस की सरकार को देखा, मुसलमानों को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिला नहीं। तो हम सबको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी साफ तौर पर भड़काऊ बयान दे रहे हैं। उन्होंने सबसे शॉकिंग बात अपने इस भाषण में मुसलमानों की तुलना घुसपैठियों से की है, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला बताया, जबकि जनसंख्या के आंकड़ों का हमें विश्लेषण करना पड़ेगा। इसका ठीकरा धर्म विशेष पर फोड़ा जाना सही नहीं होगा। मगर शॉकिंग बात, प्रधानमंत्री एक भड़काऊ बयान दे रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नफरती बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, आज मोदी जी की बौखलाहट भरे भाषण से दिखा कि प्रथम चरण के नतीजों में इंडिया जीत रहा है। मोदी जी ने जो कहा वो हेट स्पीच तो है ही, ध्यान भटकाने की एक सोची समझी चाल है। प्रधानमंत्री ने आज वही किया जो उन्हें संघ के संस्कारों में मिला है। सत्ता के लिए झूठ बोलना, बातों का अनर्गल संदर्भ बनाकर विरोधियों पर झूठे आरोप मढ़ना, यह संघ और भाजपा की प्रशिक्षण की खासियत है। देश की 140 करोड़ जनता अब इस झूठ के झांसे में नहीं आने वाली है। हमारा घोषणा पत्र हर एक भारतीय के लिए है, सबकी बराबरी की बात करता है, सबके लिए न्याय की बात करता है। कांग्रेस का न्याय पत्र सच की बुनियाद पर टिका है, मगर लगता है गेबल्स रूपी तानाशाह की कुर्सी अब डगमगा रही है। भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा को इतना नहीं गिराया जितना मोदी जी ने गिराया है। मैं फिर पूछना चाहता हूं, क्या पहले चरण में जो वोटिंग पड़ी है जिसमें कम लोग वोट देने आए हैं, क्योंकि 2019 की तुलना में इस बार वोटिंग के आंकड़े में करीब 3 से 4% गिरावट आई है। कई जगहों से यह भी खबरें आ रही हैं कि जो भाजपा के स्ट्रेंथ वाले इलाके हैं, मजबूती वाले इलाके हैं, वहां पर कम लोग निकले वोट देने के लिए। क्या प्रधानमंत्री की बौखलाहट इसी का परिणाम है? तो जैसा कि आप जानते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बयान साल 2006 में दिया था, और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि उस वक्त भी भाजपा ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की थी। तब उस वक्त प्रधानमंत्री कार्यालय को यह स्पष्टीकरण देना पड़ा था, जो उनके वेबसाइट पर अब भी मौजूद है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि थ्रू अ डेलिबरेट एंड मिस्चीवियस मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट द प्राइम मिनिस्टर सेड हियर yesterday at the meeting of the National Development Council on fiscal priorities of the government, an avoidable controversy has been generated. The Prime Minister's observation has been quoted out of context in some sections of the electronic media, fueling a baseless controversy. यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरफ से स्पष्टीकरण जारी किया गया था कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था, और प्रधानमंत्री ने क्या कहा हम सब ने सुना। मगर प्रधानमंत्री मोदी के इस भड़काऊ बयान पर गौर कीजिए। यह आपकी संपत्ति लेकर घुसपैठियों में बांट देंगे, उन्हें बांटेंगे जिनमें ज्यादा बच्चे हैं। आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी, आप क्यों इस तरह की गलत बयानी कर रहे हैं? आपकी क्या मजबूरी है कि आप इस तरह से मुसलमानों के खिलाफ और भीड़ को खड़ी कर रहे हैं? क्या मजबूरी है आपकी? और चुनाव आयोग खामोश रहेगा। आप जानते हैं, जैसे जैसे चुनाव बढ़ता जा रहा है, प्रधानमंत्री की बौखलाहट आप साफ तौर पर देख रहे हैं। अब इनके इस ताजा बयान पर गौर कीजिए। भारत और विदेश के ताकतवर लोग मिलकर मुझे हटाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप विक्टिम कार्ड कब तक खेलेंगे? आप इस देश के सबसे ताकतवर शख्सियत हैं, मगर अब भी आप इस तरह की राजनीतिक रुदाली करते हैं। मैं समझना चाहता हूं क्यों। आखिर क्या वजह आप इस तरह के बयान देते हैं? आपने एशिया नेट को दिए गए इंटरव्यू में यह कहा कि आपने इस देश से वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं प्रधानमंत्री, आपके युग में वीआईपी कल्चर का यह आलम है कि आप कैमरे के सामने अपने अलावा किसी को टिकने नहीं देते हैं। आपके और कैमरे के बीच में अगर कोई आ जाए तो आप उसे हटा देते हैं। वीआईपी कल्चर का यह आलम है कि आप जो कपड़े पहनते हैं वो सबसे ज्यादा महंगे कपड़े होते हैं। आप जो चश्मा पहनते हैं वो सबसे ज्यादा महंगा चश्मा होता है। यहां तक कि आपकी वेशभूषा में आपका अपना नाम जो है वो लगा होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, क्या आपको अधिकार है जो आपने इस इंटरव्यू में कहा है कि आपने वीआईपी कल्चर खत्म किया, ये बातें करने का? सुनिए प्रधानमंत्री ने एशिया नेट को दिए गए इंटरव्यू में कहा क्या था। देखिए, मैं मानता हूं अब वीआईपी नहीं, मेरे लिए तो ईपीआई है। और जब मैं ईपीआई कहता हूं तो एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट, और यही हो रहा। और लाल बत्ती से लेकर हर एक्शन में वीआईपीज़म को खत्म करने का मेरा प्रयास रहा है। कुछ चीज़ें जरूरत पड़ती हैं, वो तो मैं समझ सकता हूँ कि एकदम से आप ये चाहोगे कि भाई देश के राष्ट्रपति जी वैसे फुटपाथ पर पैदल चले जा रहे हैं, ऐसा तो मैं नहीं चाहूँगा। ये कोई तरीका ठीक नहीं है। लेकिन हमारा कुछ, अब देखिए वैक्सीनेशन हुआ, जीवन मरण का सवाल था कोविड का, मैं भी वैक्सीन ले सक रहा था।
लेकिन मैंने तय किया कि मेरा जो नियमों में नंबर लगेगा उसी दिन मैं जाऊंगा, और मैंने तब तक वैक्सीन नहीं लिया था। इतना ही नहीं साहब, मेरी माताजी 100 साल की हुई, मेरी माताजी का स्वर्गवास सरकारी अस्पताल में हुआ। उसने आखिरी जीवन में कभी उसको अस्पताल जाना नहीं पड़ा, आखिरी जाना पड़ा 1 वीक के लिए, लेकिन वो सरकारी अस्पताल में गई और उसकी अंत्येष्टि भी जो सरकारी अस्पताल को होता है पब्लिक का, वहीं किया। तो वीआईपी कल्चर के खिलाफ मैं अपने व्यवहार से जितना कर सकता हूं मैं करता हूं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैंने वीआईपी कल्चर खत्म किया है। वीआईपी कल्चर से क्या मतलब मैं आपको बताता हूं। नई संसद का उद्घाटन होता है प्रधानमंत्री, और आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बुलाते तक नहीं हैं। वीआईपी कल्चर का यह आलम है कि आप संवैधानिक पद की निगाह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपसे ऊपर हैं, मगर आप अपने पद के सामने किसी को कुछ नहीं समझते हैं। क्या यह वीआईपी कल्चर नहीं है? आपने अपने सामने किसी को कुछ समझा ही नहीं है और अब आप वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात कर रहे हैं। मैं चुनाव आयोग से फिर पूछना चाहूंगा, प्रधानमंत्री खुलेआम सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान दे रहे हैं, मगर क्या आप इन पर पाबंदी लगाएंगे, इनके चुनाव प्रचार पर? नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग पूरी तरह से नतमस्तक है प्रधानमंत्री मोदी के सामने। देखिए किस तरह से धार्मिक नारे यहां पर प्रधानमंत्री लगा रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, जय श्री राम। आप में से जो लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो धार्मिक नारे लगा रहे हैं उसमें क्या गलत है, तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चुनाव आयोग के दोहरे मापदंड क्यों? उद्धव सेना के खिलाफ तो आप कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी आप आलोचना कर रहे हैं, उन्हें आप फटकार रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री के खिलाफ आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, खबर क्या है। चुनाव आयोग ने शिवसेना उद्धव ग्रुप के मशाल सॉन्ग में भवानी शब्द के इस्तेमाल पर नोटिस भेजा है। चुनाव आयोग ने जय भवानी शब्द हटाने को कहा है। ठाकरे ने कहा कि वो अपने थीम सॉन्ग से भवानी शब्द को नहीं हटाएंगे, चुनाव आयोग को जो कार्रवाई करनी है करे। उद्धव ने कहा कि चुनाव आयोग पहले प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर कार्रवाई करे, और यहां पर आप अमित शाह को देख सकते हैं कि श्री राम की तस्वीर हाथ में लिए वो वोट मांग रहे हैं। साफ तौर पर पक्षपात दिखाई देता है। शिवसेना के थीम सॉन्ग में अगर जय भवानी है तो आप उन्हें फटकार लगाते हैं, कहते हैं इसे हटाइए, मगर मैंने आपको सुना है प्रधानमंत्री साफ तौर पर धार्मिक नारे लगा रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। प्रधानमंत्री मुसलमानों की तुलना घुसपैठिए से कर रहे हैं, एक भीड़ खड़ी कर रहे हैं अपने शर्मनाक बयान के जरिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन पर गलत बयानी कर रहे हैं, मगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। मैं इसलिए आपसे बार बार कहता हूं दोस्तों कि यह चुनाव बराबरी का नहीं है, यह एक तरफा चुनाव है जिसमें पूरी तरह से सिस्टम जो है वो भाजपा के पक्ष में खेल रहा है। और एक और चीज, ये जो कार्यक्रम मैं कर रहा हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, प्रधानमंत्री ने जो शर्मनाक बयान दिया, इस पर गोदी मीडिया जहरीला डिबेट करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने गोदी मीडिया को भी कहीं ना कहीं इशारा कर दिया है कि अब तुम्हें किस तरह से चुनाव में खेलना है, किस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, आप जीत भी गए, आपको 400 सीटें मिल भी गई, तो किस कीमत पर? देश को बार बार बांटकर, देश में इस तरह की जहरीली राजनीति का प्रचार प्रसार करके? अरे आप तो 400 सीट मिलने का वादा पहले ही कर रहे थे। अगर 400 सीटों से कुछ कम हुई भी तो 300 सीटें हो जाएंगी, 270 सीटें हो जाएंगी, तब भी तो आपकी सरकार बन जाएगी। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, आप समाज को बांटने का काम क्यों कर रहे हैं? आप इस तरह का शर्मनाक बयान क्यों दे रहे हैं? और देश की जनता आंख मूंदे इस तमाशे को देख रही है। देश की जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस मुद्दे पर वोट भी दे देगा, भड़क जाएगा। सबसे बड़ी बात, यह सवाल इस देश के हिंदू से है मेरा। आपको कब तक डराया जाएगा? आपको कब तक भड़काया जाएगा? आपको कब तक यह कहा जाएगा अगर हम सत्ता से चले गए तो तुम्हारा वजूद
खतरे में आ जाएगा। अरे हिंदुओं का वजूद हजारों साल से बना हुआ है, अत्याचार हुए मगर उसका वजूद बना हुआ है। 75 सालों के इतिहास पर, अगर भारत के पिछले 75 सालों के इतिहास पर हम नजर दौड़ाएं तो हमारा वजूद बना हुआ है, हमारा वजूद कभी खतरे में नहीं आया है। वजूद उनका खतरे में है जो आपको डरा के धमका कर आपका वोट हासिल करना चाहते हैं, और यह भाजपा की शर्मसार करने वाली राजनीति है। ये नहीं सुधरेंगे दोस्तों, ना चुनाव आयोग सुधरने वाला है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।